हाँ, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, फीचर लेखन। और ये फीचर लेखन की क्लास मेरे साथ में अगर एक बार आपने बिल्कुल एक सेकंड में स्किप करे बिना देख लिया तो फीचर लेखन लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। और मैंने इसमें सिलेक्टेड फीचर भी लिखे हैं, जहाँ तक है एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं फीचर में से आपको एक मिल जाएगा। आराम से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत कुछ आपको सीखने वाले हो आप इसमें। बस बड़े ध्यान से मेरे साथ के साथ सुनते जाओ और खूब सारी बातें मैं तो कहूँगा लिख भी लो, ताकि क्या होगा कि लिखने से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, कुछ अशुद्धियाँ गलतियाँ करते हो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप हेडिंग लगाओ, फीचर लेखन। अपन क्या क्या पढ़ने वाले इसमें, फीचर लेखन का अर्थ पढ़ेंगे, फीचर शब्द का भी अर्थ पढ़ेंगे, फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं, क्या स्वरूप होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य हैं, क्या इसके क्या मतलब क्यों फीचर लेखन अपन करते हैं, कुछ मुख्य बिंदु सारी बातें इसमें। और महत्वपूर्ण फीचर कि बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से फीचर आने वाले हैं, कंप्लीट आपको एक ही शॉट, कंप्लीट इन वन शॉट, यानी कि एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट ये आपको फीचर लेखन कंप्लीट मिलने वाला है। बड़े ध्यान से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बने रहना, है ना। जैसा कि सबसे पहले अपन कुछ बातें लिखेंगे, जानेंगे फीचर का अर्थ क्या होता है। तो देखो, जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो ठीक है, समाचार अब आगे पढ़ेंगे अपन, समाचार पत्रों में फीचर में फ़र्क होता है, अंतर होता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार वो फीचर होता है जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो, कम शब्दों में बातें लिखी गई हो, एकदम हर चीज़ रिपीट ना हो, तो मनोरंजन या से परिपूर्ण सूचना या फिर समाचार। दूसरा, सिर्फ फीचर वर्ड का, जो फीचर वर्ड है सिर्फ ओनली फीचर, इस फीचर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है चेहरा मोहरा। चेहरा मोहरा का मतलब है जैसे अपन कोई कुछ फीचर लिखें तो उसमें ऐसा लगना चाहिए जैसे बिल्कुल सजीव है, मतलब जैसे बिल्कुल अपने साथ साथ चल रहा है, एकदम ऐसा लगे कि हाँ वाकई अपने सामने कोई बैठा ही हो जैसे। ठीक है, बैठा हो मतलब अपने सामने, तो मतलब एक सजीव लगे। जैसे मैं डेफिनेशन लिखी है कि जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, एकदम पता लगे कि वो बिल्कुल जैसे अपन पढ़ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने कोई बैठा ही है जिसके बारे में अपन कुछ पढ़ रहे हैं हो जाए, उसको फीचर कहते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्रॉपर। एग्जाम में देखो ये तो और भी ना आए, क्या पता कोई शब्द का, ये तो मैंने आपको नॉलेज करवाने के लिए लिखा है, लेकिन डेफिनेशन आ जाती है कि फीचर क्या होता है। तो जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप मतलब उसका स्ट्रक्चर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ऐसा लगे जैसे हमने सामने ही बैठा है, एकदम पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, तो उससे हम फीचर कहते हैं। ठीक है, फीचर में तथ्य प्रदान नहीं होता। ठीक है, फीचर में तथ्य प्रदान नहीं होता, मनोरंजन प्रदान होता है। मतलब फीचर मनोरंजन तो होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं आप फैक्ट डाल रहे हो, फैक्ट डाल सकते हो, लेकिन मेन वो नहीं होता भाई, फैक्ट तो डालना ही है। फैक्ट मतलब इसमें क्योंकि जो भी बातें होंगी ना फीचर में, फीचर के अंदर जो भी बातें होती है बिल्कुल कहता है ना कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसमें गलती नहीं होती, एकदम जो है वही होती है। ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे उठाए, कुछ किसी भी मुद्दे के ऊपर फीचर लिखा जा सकता है, तो कोई झूठी थोड़ी होती है, बात तो तथ्य प्रदान होती है, लेकिन मेन मनोरंजन इसमें होना चाहिए, मनोरंजन प्रदान तो होना ही चाहिए, ये है मेन। इसका मतलब ये है, ये लाइन क्यों लिखी है मैंने कि तथ्य होगा लेकिन ज़्यादा तथ्य को प्रदानता नहीं देंगे, 2 नंबर पर रखेंगे, 1 नंबर पर होगा मनोरंजन प्रदान होना चाहिए। ठीक है, फिर सूचना तथा मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग है, सूचना और मनोरंजन दोनों जरूरी है। ठीक है, किसी भी एक के अभाव में फीचर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो फिर फीचर का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हालांकि मैं भी आपको फीचर लिखूंगा तो ये सारी बातें सब सामने आ जाएगी। फिर एक पाश्चात्य विचारक हुए थे ब्लेयर। ठीक है, ब्लेयर का एक मत है वो ये कहते हैं फीचर के बारे में कि फीचर का उद्देश्य सामान्य पाठक का मनोरंजन करना है। जो भी कोई भी सामान्य पाठक है, कोई भी जो पढ़ता हो तो उसका मनोरंजन हो जाना चाहिए, उसको पढ़िए ऐसा लगना चाहिए वाकई बिल्कुल जैसे मेरे साथ सामने कोई बैठा है, मनोरंजन भी हो, वो है, ये भी डेफिनेशन है। वैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन के मतानुसार फीचर एक गद्य गीत है जो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। फीचर कभी भी लंबा नहीं होता, निबंध की शेप में नहीं होता है, छोटा कम शब्दों में, बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब जिसमें मनोरंजन भी हो, मन लगे, एकदम ऐसा लगे कि हाँ जिसके भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे अपन उससे जुड़ गए हैं, एकदम ऐसा लगे जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, सपोज आपको उससे भ्रष्टाचार पे लिखना है तो ऐसा लगे कि हाँ यार ये सब बातें हमारे सामने हो रही है, इतना ऐसा परफेक्ट उसमें डालो चीज़ें। ठीक है, वो सब बातें। तो फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विषय इत्यादि का स्पष्ट तथा मनोरंजन पूर्ण शैली में लिखा गया वर्णन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा। फिर
फीचर एवं समाचार में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, 4-5 अंतर मैं लिखे हैं, इन 4-5 अंतर को अच्छे से देख लोगे तो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्या पता। हालांकि एग्जाम में तो क्वेश्चन जो आएगा वो किसी टॉपिक पे आएगा, इस पर फीचर लिखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से तैयार रहें अपन, ठीक है। तो समाचार लेखन में तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, फीचर लेखन में यह आवश्यक नहीं। फीचर के अंदर जैसे कुछ फैक्ट या तथ्य डालने की जरूरत नहीं है, डाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस मनोरंजन होना चाहिए, बात ठीक हो, सही होनी चाहिए। लेकिन समाचार लेखन में कुछ फैक्ट भी डालने पड़ते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें पुराने इतिहास की बातें भी होती है कि ऐसा होता था, हालांकि अब भविष्य में ऐसा होगा, एग्जैक्ट फैक्ट डालना पड़ता है, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। पहला अंतर तो ये। दूसरा अंतर, समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है, फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है। हाँ, सूचना तो इसमें भी देनी है, समाचार में भी सूचना देनी है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, फीचर में भी सूचना देनी है, लेकिन सूचना के साथ में मनोरंजन भी जुड़ जाता है, मतलब हो गया दोनों में अंतर। लेकिन समाचार में मनोरंजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, समाचार लेखन की भाषा वो सरल और जनता में प्रचलित होनी चाहिए तथा शैली विवरणात्मक होनी चाहिए। फीचर की भाषा तथा शैली साहित्यिक होती है। फीचर तो लिटरेचर के हिसाब से लिखा जाता है, जो लैंग्वेज हिंदी में है प्रॉपर वैसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर समाचार पत्र तो ये तो आपने देखा होगा हर जगह उसी जैसे, अगर ये साउथ साइड में जाएगा तो साउथ की जो तमिल तेलुगु जो भी भाषा है उसमें पेपर जाता है, न्यूज़पेपर जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में जाता है, कहीं कहीं पे इंग्लिश में जाता है ना। तो हर लैंग्वेज जैसे पाठक है उसके अकॉर्डिंग उसको भाषा को चुनना पड़ता है, और सरल और जनता के प्रचलित जो भी लैंग्वेज उसमें लिखना पड़ता है। पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में अखबार छपते हैं, वो सब बातें हैं। फिर लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ जो साहित्यिक शैली होगी उसमें लिखा जाएगा। फीचर में रेखांकन, ग्राफिक्स, फोटो आदि का समावेश जरूरी माना जाता है। आप फीचर में किसी के ऊपर फीचर लिख रहे हो, उसमें कुछ ऐसा इमेज बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी इमेज आपके मन में आ रही है तो इमेज बना सकते हो, अच्छा रहता है। कोई फोटो, ग्राफिक्स, रेखांकन ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसा कोई लगेगा टॉपिक, हालांकि कम ही है ऐसा टॉपिक तो, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक हो किसी पर, महान हस्ती पर किसी पर आपके आ गया तो आप उसमें टॉपिक वो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। भाई अखबार में तो क्या फिक्स लिमिट है, 10 पेज, 5 पेज, 1 पेज के अंदर इतनी न्यूज़ देनी है, तो फिक्स लिमिट है, शब्दों का खेल होता है वहाँ। लेकिन फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई जो है अधिकतम सीमा नहीं होती। आप ठीक है, लिमिट का छोटा रखना, ऐसा भी नहीं है कि बस 50 शब्द, 60 शब्द, कोई ज़रूरत नहीं होती। बस वो टॉपिक जिस पे आपको लिखना है उसमें वो सारी बातें उसका समावेश हो जाना चाहिए जो आपसे पूछ रहा है, बस ये 5 अंतर मैंने लिख लेना आप, ठीक है। फिर हैं फीचर के प्रकार, हालांकि अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन लेके चलेंगे। बेसिकली 7-8, वैसे तो बहुत प्रकार है फीचर के, लेकिन ये वो टॉप मोस्ट है, बस इतने से याद कर लेना बस सफिशिएंट है। समाचार पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, जीवन शैली संबंधी फीचर, साक्षात्कार फीचर, रूपात्मक फीचर, खोज संबंधी फीचर, यात्रा पर आधारित फीचर, विशेष कार्य संबंधी फीचर, सांस्कृतिक फीचर भी होता है, जो तो अपन ऐसे इनमें किसी में भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये जीवन शैली में आ जाएगा, किसी का कल्चर, लाइफस्टाइल कैसी है, तो उसमें सांस्कृतिक भी होता है। इस तरीके से 7-8 फीचर है ये, बस बहुत है। इतना भी अगर देख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी इस प्रकारों में क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन हिस्ट्री जाना बहुत ज़रूरी होती है आगे आपके हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे और भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, वहाँ फीचर लेकिन अच्छे से लिखना, तो वो पूरा मैं आपको एकदम PhD आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये प्रकार हो गए। अब फीचर का स्वरूप, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है फीचर का, कैसे लिखा जाता है, कैसा दिखता है, ऐसा मान लीजिए। तो फीचर वो अनेक प्रकाशन सामग्रियों का मिलाजुला रूप है, इसको अनेक तरह से प्रकाशित किया जाता है, अनेक तरह से प्रकाशित किया जाता है। फीचर एक लेख के रूप में हो सकता है, एक लेख होता है ना, ऐसे लेख के रूप में हो सकता है, तथा अनेक छोटी छोटी सूचनाओं के रूप में भी हो सकता है। छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ऐसे छोटी छोटी, आपने देखा होगा, वैसे सूचनाओं में भी फीचर हो सकता है। फीचर का लेकिन उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान करवाना मात्र नहीं, मतलब फीचर का जो मेन उद्देश्य है वो तथ्यों का ज्ञान करवाना नहीं है, मात्र नहीं, अपितु किसी घटना का तथ्यात्मक और मनोरंजक चित्रण भी फीचर है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट डाल दिए कि ये चीज़ें होती थी, उसके साथ में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। एंटरटेनमेंट बिना फीचर सही नहीं है, ठीक है। फीचर एक उद्देश्यपूर्ण सूचना आधारित रचना है, बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण, यानी कि फीचर में क्या होता है कि कोई ऐसा ज्वलन मुद्दा भी उठाया जा सकता है, जो जैसे भ्रष्टाचार का एक ज्वलनशील मुद्दा है, या आतंकवाद के ऊपर कोई आप फीचर लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। उसमें क्या है कि उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब लोगों को समझाना चाह रहे हैं, आपको सीख भी देना चाह रहे हैं, ऐसे इश्यूज जो होते हैं वो भी उस पर फीचर में होते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फीचर लिखते समय कुछ ध्यान रखने की बातें भी हैं कि हमें बेसिकली, जब मैंने आपको निबंध में ऐसी शानदार बातें बताई थी
वैसे ही फीचर जब लिखोगे तो इसमें भी आपको कुछ ऐसी खास खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कैसे कि फीचर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी हो। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी आतंकवाद पे लिख रहे हो तो कोई आतंकवादी की मौजूदगी कराओगे, वो थोड़ी कराओगे। मतलब ऐसा फील करवाना है कि हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा लगना चाहिए लोगों की हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है, बिल्कुल यही होता है। और हाँ ये मतलब एकदम ऐसा लगे कि हाँ एकदम वो जब टॉपिक पढ़े उसको कुछ अलग याद नहीं आए। कोई भी पढ़े, जैसे अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं कभी कभी इतना इंटरेस्टिंग होता है कि अपन भूल जाते हैं अपन कुछ आसपास में भी कोई है क्या, या फिर अपन कहाँ बैठे हैं, या फिर टाइम भी भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं। इसका मतलब ये कि वो टॉपिक बड़ा शानदार एकदम सजीव बना दिया उसको, जीव नहीं है लेकिन सजीव बना दिया गया, ऐसा इतना शानदार लिखा है, एकदम फील आ जाना चाहिए कि वही चीज़ है। दूसरा, फीचर की शैली कथात्मक होती है। इसमें कथ्य को प्रयुक्त पात्रों के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक अच्छे और रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन ये सब यूज कर सकते हो, चाहो तो समावेश किया जा सकता है। विषय अनुसार, जैसा विषय उसके अनुसार समावेश होना चाहिए। फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। मनोरंजक थोड़ी बहुत सूचना भी, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो, वो भी होना चाहिए। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। बिल्कुल ये बातें रिपीट सी हो गई। छठा, फीचर की कोई थीम होनी चाहिए, कोई थीम भी होनी चाहिए। थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे जाने, मतलब एक थीम भी ले लो, कोई भी टॉपिक, अभी मैं करा दूंगा आपको, जब टॉपिक लूंगा तब समझ आ जाएगा। फिर उसके इर्द गिर्द जो भी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ बिल्कुल अभी हम हाल ही में ये देखा था, हाल ही में ऐसा हो रहा है, पहले ये होता था, आने वाले, मतलब ऐसा कुछ फील कराओ उनको, इन्फॉर्मेशन डाल दो, ऐसे गूंथ दो, मतलब आपस में विचारों को गूंथ दो कि कनेक्टिविटी हो जाएगी, हाँ यार ऐसा लोगों को लगना चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसलिए ये कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। वो तो है ही, वो निबंध में जो बातें मैं लिखी ना, वो निबंध वाली बातें सब में लागू होती है। स्टार्टिंग और एंड हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक लिखो हमेशा आकर्षक होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ तो है इसमें, फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा लेवल में ले सकते हैं, मीडियम, फिर लास्ट में फिर जाके उत्सुकता रहनी चाहिए, और लास्ट में ये रह जाना चाहिए कि यार थोड़ा सा और होता ना। मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी अपन को इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं कि यार जल्दी खत्म हो गया, वो वाली चीज़ है, ऐसा लगना चाहिए। फीचर लेखन में प्रारंभ, मध्य और अंत से सहज और स्वाभाविक तरीके एक साथ बांधने के लिए जहाँ तक हो सके पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए, छोटे पैराग्राफ रखो, और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कोई एक ही पहलू पर फोकस करना पड़े, तो फिर अपन एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं पूरा फीचर। लेकिन कभी कभी ऐसा लगा है कि कुछ नई बात शुरू हुई तो पैराग्राफ चेंज कर लो, चाहे भले 2 लाइन में ही क्यों ना हो, पैराग्राफ चेंज कर लो, छोटे पैराग्राफ बनाओ, अभी मैं दिखा दूंगा सारे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी इशू होता है जिस पर अपन को इकट्ठा या 5-7 लाइन लिखनी होती है, तो एक साथ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपन को किसी एक ही पर फोकस करना हो। फीचर की भाषा या शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जिससे उसमें भाव, प्रवणता और गतिशीलता निरंतर बनी रहे। गतिशीलता का मतलब जब पढ़ें, कोई भी जो पाठक है, चाहे वो आप, जैसा अभी पाठक कौन बनेंगे, जो आप एग्जाम में लिखे होगा आपके लिए टीचर जो चेक करेंगे वो पाठक बनेंगे, तो उनको ऐसा लगे कि हाँ यार हाँ, मतलब बिल्कुल आगे से आगे चलते रहें, गतिशील नहीं तो बन रहे, प्रवणता सब बातें बनी रहे। फीचर लेखक का पहला और अंतिम दायित्व यही है कि वे समाज एवं राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर फीचर लिखे। बिल्कुल हमारे समाज, हमारे ऐसे ही आते हैं फीचर, बेसिकली वही पूछे जाते हैं जो हमारे समाज में कोई बुराइयां हो, कुरीतियां हो, या फिर ऐसे कोई ज्वलनशील मुद्दे हो जिसको उठाना चाहिए, देशभक्ति की बातें हो, ऐसे वाले ही पूछे जाते हैं फीचर बेसिकली, जिससे समाज को एक संदेश जाए, समाज को एक मैसेज पहुँचे, वो फीचर होता है। तो ये 8-10 बातें ध्यान रखनी है। अब अपन है ना कुछ ऐसा एक टॉपिक और रह गया, फीचर का महत्व है, देख लेते हैं फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, प्रत्येक वर्ग की समझ को ध्यान में रखकर लिखे जाने के कारण फीचर विशिष्ट आकर्षण का कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि अपन हर वर्ग की समझ को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो। छोटे, सटीक, विषयनिष्ठ, सौदेश्य, ज्ञानवर्धक फीचर गंभीर रुचि बनाते हैं तथा मन मस्तिष्क को बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर करते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है उसमें। तभी तो मैं कहूँगा अभी 8-10 फीचर मैंने छांटे हैं, उनको अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी। हाँ यार ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तभी तो स्टडी करवाते हैं बच्चों से, ये अपन पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि अपना माइंड का डेवलपमेंट हो, माइंड का विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो। वरना बिना पढ़ा लिखा कोई भी काम अगर करता है उससे नहीं पता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ से ही कोई भी काम कर, चाहे बिजनेस भी करो, आप बड़े व्यवसायी बन जाओ, लेकिन स्टडी बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में। पहले चल जाता था, लेकिन अब हर जगह दिमाग की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन इतना है, आपको उस कॉम्पिटिशन को अगर जंग जीतनी है तो कुछ एक्स्ट्रा हटके करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, वहाँ पर स्टडी जरूरत होती है स्टडी की। बाकी सब देखो, पाठकों की जिज्ञासा को शांत करते हुए
उनके ज्ञान का स्रोत बनने वाले फीचर साहित्य का अपना वैशिष्ट्य और अपनी ही उपयोगिता है। इसलिए पत्रकारिता में इसका स्थान अद्वितीय। पत्रकारिता जो होती है, जितने भी जर्नलिस्ट या पत्रकार होते हैं, उनमें फीचर लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाज की विविध समस्याओं पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डालते हुए उनके समाधान खोजने या खोजने पर मजबूर करने वाली ये विद्या सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। देखो, सीधी सी बात है कि ये समाचार के अंदर या फिर मान लीजिए हमारे मीडिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी सामाजिक मुद्दा ऐसा हो जो दब गया हो, उसको उठाने के लिए फीचर लिख के अपन समाज को मैसेज दे सकते हैं, या फिर उसके बारे में कुछ मतलब उसका महत्व रखते हैं उसके बारे में, है ना। फीचर समाज, देश या विदेश की स्थिति, परिवेश, घटना, उपलब्धि, संदर्भ अथवा खोज आदि दस्तावेजी ब्यौरा देते हैं। इन सब का ये तो खैर इन्फॉर्मेशन ये सब देते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें थी वो अपन लिख ली, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फीचर लेखन के उद्देश्य। जो एक टॉपिक लिया था अपने, उद्देश्य क्या है फीचर लेखन के। तो फीचर लेखन वर्धन, मार्गदर्शन, जिज्ञासा का शमन और मनोरंजन, ये चारों बातें इसमें समावेश होती है। ज्ञानवर्धन कैसे कि फीचर ज्ञानवर्धक होना चाहिए, बिल्कुल ज्ञानवर्धक तो होना ही चाहिए। किसी विषय पर, समस्या या संदर्भ पर विचारपूर्ण ढंग से किसी तत्वों को फीचर में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी समस्या को उसमें रखा जाता है, उस विचारपूर्ण अपने मैसेज उसमें होते हैं। मार्गदर्शन, इससे किसी को मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि हाँ यार, इससे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए लोगों को। फीचर में सूचनाओं के साथ साथ उचित अनुचित का मार्गदर्शन निहित होता है, जैसे सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक समस्या पर तैयार फीचर। ठीक है। फिर जिज्ञासा का शमन, फीचर किसी घटना के पूर्ववर्ती कारणों पर परवर्ती परिणामों के निष्कर्ष पर पहुंचने के समर्थ होता है। ये लोगों की जिज्ञासा को पुष्ट करता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले क्या हुआ था, परवर्ती मतलब अब आगे क्या होगा, इन दोनों घटनाओं के बारे में। जैसे आप आतंकवाद को ले लेते हो, जैसे आप भ्रष्टाचार को लेते हो, या फिर आप बेरोजगारी ले लेते हो। तो बेरोजगार की यार पहले तो ठीक था, लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर इसी हिसाब से चला तो आगे क्या हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ कैसे जिएगी, वो सब ऐसे जिज्ञासा रहती है। ठीक है, ये बातें इसमें समावेश होती है। मनोरंजन तो खैर होता है इसमें। सभी विषयों पर फीचर मनोरंजनात्मक होना नहीं होते, लेकिन उसमें लोक रुचियों, स्वस्थ मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। गंभीर विषयों और दुखद स्थितियों पर भी सकारात्मक पक्षों पर मनोरंजन से जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आप सोचोगे कुछ ऐसे दुखद इशू भी होते हैं, वहाँ पर कैसे मनोरंजन करवाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैक्ट है जहाँ पर आप कुछ सकारात्मक बातें, जिसमें पॉजिटिव कुछ बातें डाल के आप वहाँ पर भी जो अपने उसको मनोरंजन करवा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अपन लेते हैं एक से बड़े एक, कुछ मैंने सिलेक्टेड 8-10 फीचर सेलेक्ट किए हैं। बड़े ध्यान से पढ़ लेना, जहाँ तक इनमें से आपको मिल जाएगा और आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम में हालांकि ऐसा आता है, कोई एक टॉपिक दे देते हैं उस पर लिखो, या फिर ऐसा भी आता है CBSE में ऐसा भी आता है कि 3 पॉइंट दे देते हैं, कोई 3 टॉपिक दे देंगे। जैसे कृषि दे दिया, बेरोजगार दे दिया, भ्रष्टाचार दे दिया, आतंकवाद दे दिया, या कोई 3 दे देंगे, मतलब आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, 3 दे दिया और कहते हैं किसी एक पर फीचर लिखो, या फिर सीधा ऐसा वन लाइनर भी आ जाता है। लेकिन अपन को तो सिर्फ टॉपिक 8-10 टॉपिक पर लिखा देता हूँ, कोई सा भी घूम फिर के वहाँ मिल जाएगा। जैसा कि कृषकों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, या फिर किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ पर एक फीचर लिखना है। किसानों की स्थिति बहुत हालत ख़राब है, हालांकि ऐसे बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। इसका आंसर कैसे फीचर आपको लिखना शुरू करना, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐसा बनाया है, किसी में बनता है तो वैसे मुश्किल ही है। कि कभी हमारे यहाँ खेती को लेकर बड़े सम्मान का भाव था, मान्यता थी कि, क्या मान्यता थी, हालांकि अभी किसान की हालत ख़राब है, लेकिन पहले खेती का, पहले तो सब कुछ खेती होती थी क्योंकि कृषि प्रधान देश था पहले हमारा। आजकल तो बाहर नौकरियां भी कर लेते हैं, सब कुछ सिस्टम है, लेकिन पहले ज़्यादा खेती होती थी। और ये मान्यता थी क्या कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ठीक है, यानी अच्छी खेती करोगे, अदम चाकरी, भीख को भीख नहीं मांगना पड़ेगा, भिखारीपना खत्म हो जाएगी, जब खाने का अनाज हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो यह उत्तम खेती मध्यम मान, अदम चाकरी भीख निदान, ये पहले कहावत चलती थी। ये ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर शुरू कर दो। खेती सर्वश्रेष्ठ आजीविका मानी गई थी, किंतु धीरे धीरे खेती सबसे निकृष्ट पेशों में आ गई, है ना। बिल्कुल कुछ ही पैसे नहीं मिलते आजकल तो खेती में, क्योंकि हर तरह की महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार, गवर्नमेंट जो भी हैं, वो किसानों की फसल अभी भी वही गेहूँ 2-2.5 हज़ार में मिल रहे हैं जो बहुत सालों से मिलते आ रहे हैं। हाँ, महंगाई, जब हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल 40-50 रुपये लीटर मिलता था, आज 110, 120, 115 पहुँच चुका वो, तो फिर वो क्यों नहीं पहुँच रहे। किसान क्या खाएंगे, उनके बेचारों को इतने ही खेत रह गए, इतनी थोड़ी पैदा होती है, रेटें वो की वो। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। महंगाई बढ़ी तो हर चीज़ की बढ़नी चाहिए। हालांकि महंगाई बढ़ना गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसानों को तो भूल ही गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। पानी की उनके वैसे कमी, हर तरह की महंगाई, उसमें बिजली बिल आप बढ़ा रहे हो, क्या क्या चुकाएं, वो बहुत गलत है।
तो और फिर इतनी वक्त पैदा होती है तो निकृष्ट पैसों में आ गई, बिल्कुल न कुछ पैसों में आ गई, तुच्छ। किसान का सादा जीवन और संतोषी स्वभाव ने उसे शोषण के चक्र में ऐसा फंसाया। किसान क्या करता है, अरे ठीक है यार, खाने के दाने में अनाज हो जाता है, ठीक, सादा जीवन और संतोष, ये संतोष कर लेते हैं वो कि ठीक है, हुआ जो ठीक है। लेकिन इस स्वभाव ने शोषण चक्र में ऐसा फंसाया कि फंसाया कि पीढ़ियाँ बदली, निज़ाम बदले, लेकिन बेचारे किसान को नीति नहीं बदली। देखो मैंने बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करी, ऐसा यूज़ करना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कि पीढ़ियाँ बदली, निज़ाम बदले। निज़ाम बदले का मतलब है राजा महाराजा आगे से आगे चेंज होते गए, सरकारें बदल गई, बेचारे किसान को नीति नहीं बदली। किसान तो वैसा का वैसा है, बदहाल हालत है उसकी तो, ठीक है। किसान को लेकर एक कहावत ही प्रचलित हो गई कि भारतीय किसान में ही जन्म लेता, भारतीय जो है वो किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। ये कहावत प्रचलित है, सच बात है। जिंदगी भर आने वाला किसान जिंदगी भर कर्ज में रहता है, कोई खास पैदा हो ही नहीं रही, ठीक है। फिर कुछ बातें वो लिखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में कर्ज में डूबे इतने किसानों ने आत्महत्याएं की है कि हमारे समाज और शासन दोनों के लिए डूब मरने की बात है। देखो कितना इफेक्टिव लैंग्वेज है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कितने किसान आत्महत्याएं की, फसल हो ही नहीं रही, करे क्या कि कर्ज में डूब के इंसान। हालांकि आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसके बढ़िया कुछ और काम कर लो। आत्महत्या, सुसाइड करना कोई अच्छा मैसेज थोड़ी है, वो तो गलत संदेश दे रहे हो आप सबको। और आपने अगर सुसाइड कर भी लिया तो क्या मिला, लेकिन वो मजबूर हो जाता है, चारों ओर से प्रेशर आ जाता है, मांगने वाले आ जाता है, दे पैसा दे। तो कितनी, इसलिए शासन को तो डूब मरना चाहिए। जनता का पैसा सरकार खा रही है, सोचो कमा के थोड़ी ला रहे हो, लेकिन वो डूब मरने की बात है। चाहे गांव का कुटिल महाजन हो, मतलब ज़्यादा पैसे वाले हो, चाहे बैंक किसान का शोषण हो, और उत्पीड़न करने में कोई पीछे नहीं रहा। हर आदमी, जैसे महाजन कोई पैसा देता था, ब्याज पे ब्याज, बैंक भी जो किसान को लोन देती थी, भयंकर ब्याज, कहाँ से चुकाए। अनेक बार किसानों के कर्जे माफ़ किए गए, अनेक बार किसानों को कर्जे माफ़ किए, फिर भी हालत सही नहीं सुधरी, उन्हें पैकेज दिए गए, लेकिन आत्महत्या ही नहीं रुकी। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत किसानों का मिल रहा है। वो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, इतने से सहायता से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समय पर सिंचाई को पानी नहीं, खाद और बीज के मनमाने दाम है, कहाँ से खरीदे वो। फसल के न्यूनतम मूल्य पर अनाज की खरीद नहीं हो रही है। एक फिक्स जैसा भी MSP किसानों ने वो हम मतलब वहाँ पर पंजाब के बॉर्डर पर किया था, MSP की न्यूनतम कुछ मूल्य फिक्स कर दो, इतने रेट में बिकना चाहिए, तो नहीं फिक्स कर रहे। MSP लागू नहीं कर रहे, तो फिर किसानों से जो ये महाजन होते हैं, जो भी खरीदार होते हैं, उनको ज़बरदस्ती मनचाही रेटों से खरीदते हैं। अगर आप फिक्स रेट कर दोगे तो आराम से लोग किसान फसल बेचेंगे। कि फिक्स कर दिया भाई, गेहूँ 5,000 में बिकेगा तो 5,000 बिकेगा, अब चाहे कैसा भी गेहूँ हो। लेकिन आपने तो फिर गड़बड़ कर दी, तो फिर कर्ज कैसे चूके, मनचाही रेटों से ले लेते हैं फिर, क्योंकि उनको पता है किसान को तो बेचना पड़ेगा। वो कहेगा 1,500 दूंगा, अब उसे पता है ये किसान गरीब, इसको बेचना पड़ेगा, बेचारा फिर 1,500 में देके जाता है। कोई 1,800 देता है, कोई 2,000, कोई 2,200, रेट फिक्स है ही नहीं। कर्ज को चुकाने को और कर्ज फिर ज्यों का त्यों मर्ज, ठीक है, ये कहावत है। कर्ज को चुकाने को और कर्ज फिर ज्यों का त्यों मर्ज। निराश हताश किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। बहुत टिपिकल मस्त लैंग्वेज यूज़ करी, ऐसे वर्डों का प्रयोग करना है, शब्दों का प्रयोग करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। आत्महत्या तो जनता के करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले, गाल बजाने वाले कुटिल नेताओं को करनी चाहिए। यानी कि अब लास्ट में मैसेज भी देना है कि आत्महत्या किसानों को नहीं करनी चाहिए, तो फिर किसको करनी चाहिए। हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि आत्महत्या तो जनता के करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले, गाल बजाने वाले कुटिल नेताओं को करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गाल बजाने का मतलब समझ सकते हो, कैसा भी समझ सकते हो। ऐसे तरीके से जो मसाज कराते हैं, बड़ी एकदम फैना फैन रहते हैं, क्योंकि जनता का पैसा है, कैसे भी ले सकते हैं अपन। कुटिल नेताओं को करनी चाहिए, किसान का शोषण करने वाली व्यवस्था को करनी चाहिए। एक ये है, ठीक है। ये तो खैर रिपीट हो गया वाली बात, तो इसको अपन नहीं देखेंगे। ये तो खैर नीचे की हेडिंग, एक फीचर तैयार करे हेडिंग है, ठीक है। तो मतलब किसको करनी चाहिए, समझ गए आप। ऐसी व्यवस्था जो किसानों के खिलाफ हो उनको करनी चाहिए, जो करोड़ों घोटाले करके उनको करनी चाहिए। ये थी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस तरीके से फीचर लिखना। इस नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है शिक्षा का निजीकरण और महंगा होना, इस पर एक फीचर तैयार करो। तो शिक्षा का निजीकरण, महंगी शिक्षा बिल्कुल हो गई है। आज देखो कोचिंगों में मनचाही रेटें ले रहे हैं, स्कूलों की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। स्कूल वालों को शर्म नहीं आती है कि किस हिसाब से आप फीस बढ़ाते जा रहे हो, न और उतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं है जितना वो पैसा ले रहे हैं। बहुत सारे स्कूल तो ऐसी है जिनमें बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, और ये रियलिटी है, हालत ख़राब है। और वो हर चाहिए कंप्यूटर फीस ले लेते हैं, ये फलाना फीस, और
खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको साल में एक बार भी कंप्यूटर लैब में ले जाए भी नहीं गया, जबकि कंप्यूटर फीस उसमें पर्ची बनाई हुई है, रिसिप्ट बना के देते हैं कंप्यूटर फीस 4,000 रुपये। कहाँ है कंप्यूटर, है कहाँ? स्पोर्ट्स के कहाँ है? स्पोर्ट्स मैदान कहाँ है आपके पास में? कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, सब उल्लू बना के। बहुत गलत है। शिक्षा का बिल्कुल निजीकरण महंगा होना, इस पर भी अपन को विचार करना चाहिए। ये क्या ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होते हैं, यहाँ पर फीचर आता है, तो इस पर अपन फीचर लिखेंगे। आज समाज पर वणिक मानसिकता हावी है। शिक्षा भी, जिसे हमारी संस्कृति में निःशुल्क प्रदान करना और कराना महान पुण्य कार्य समझा जाता था, आज व्यवसायी मानसिकता का शिकार हो गई है। ठीक है। शिशु शिक्षा से लेकर उच्चतम, शिशु मतलब बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर उच्च शिक्षा, प्राइमरी से मान लीजिए छोटी बच्चों से लेके उच्चतम शिक्षा की दुकानें वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे एज इट इज़ लिखना है। धड़ाधड़ खुलती जा रही है। निजीकरण के अब देखो खूब सारे चैनलों वाले भी हैं, ऑनलाइन में भी कौन सा कम है, हर चीज़ के पैसा पे पैसा, हर चीज़ के पैसा। इतने मॉडल पेपर ले लो, ये दा पैसा, ये पैसा, अरे कुछ तो फ्री कर लो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले हैं तो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं पढ़ पाते, उतना पैसा नहीं दे पाते, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। निजीकरण के सर्वग्रासी प्रयत्न ने अब शिक्षा को भी अपने शोषण के जाल में फंसा लिया। क्या वर्ड लिखा है? सर्वग्रासी प्रेत, भूत प्रेत होते हैं ना वैसे, जो सबको खा जाए। सर्वग्रासी प्रयत्न ने अब शिक्षा को भी अपने शोषण के जाल में फंसा लिया है। ऐसी वर्ड यूज़ करना है, ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है। इन शिक्षा व्यवसायियों को देश और समाज के हितों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सरोकार वर्ड यूज़ करना है, मतलब नहीं यूज़ करना है, ये कुछ अच्छे वर्ड है। उनके लिए विद्यालय चलाना एक लाभकारी निवेश से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की दुर्दशा और तकनीकी, व्यावसायिक, प्रबंधकीय तथा चिकित्सीय शिक्षा की धूम ने निजी विद्यालयों को मनमानी करने की पूर्ण सूचना दे दी है। इन विद्यालयों की फीसें आम आदमी को पसीना ला देती है, फिर भी इनमें प्रवेश की मारामारी रहती है। भव्य और दैत्याकार भवनों में बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग इतनी ऐसी शानदार, बाहर से देखो ओ क्या स्कूल है, हर कोई पेरेंट्स को भी देखना आप बड़ी बिल्डिंग को देख के उत्सुक होगा, ओ बहुत बड़ा स्कूल है। अरे अंदर पढ़ाने वाले तो वही होंगे ना, वो देखो ना इस बिल्डिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। तो भव्य और दैत्याकार भवन में संचालित ये शैक्षिक मॉल, देखो वर्ड कैसे, शैक्षिक मॉल मतलब मनोरंजन हो रहा है आपका साथ साथ। एंड इसे वर्डों से थोड़ा ऐसा लगता है कि ओ वाह क्या क्या शब्द यूज़ किए। ठीक है। और प्लाजा पूंजीवादी व्यवस्था के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है। यद्यपि पिछले कुछ समय से इन निजी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्कों को तार्किक और नियंत्रित बनाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन इनके पास कुशल व्यापारियों के समान ग्राहकों की जेब काटने के अन्य अनेक उपाय हैं। क्या शानदार एंटरटेनमेंट हो रहा होगा। कुछ ऐसे वर्डों से अपन को हंसी आती है, मतलब मनोरंजन भी होता है और बात की बात भी कह देते हैं। तो मतलब क्या, ये लास्ट वाली बात लिखी आप समझा। इस बात में लिखा हुआ है कि हालांकि गवर्नमेंट भी स्कीम चलाया था बीच में पीछे कि आप ऐसे फीस नहीं बढ़ा सकते, हर साल 10% बढ़ा रहे हो, कौन सा तुक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। लेकिन फिर ये बेटे क्या करते हैं उस टाइम सरकार को कहते हैं हाँ ठीक है हम प्रयास करेंगे ऐसा वैसा, ये भी हड़तालें वगैरह करते हैं, स्ट्राइक पे आते हैं स्कूल वाले सारे। फिर क्या होता है कि इनको गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, ठीक ठाक मान जाते हैं, लेकिन फिर ये क्या करते हैं कुछ अलग ऑप्शन ले लेते हैं। कैसे कि साहब मेंटेनेंस फीस ले लेंगे, कभी आपसे कहीं कंप्यूटर फीस ले ली, कभी कहेंगे बोर्ड एग्जाम फीस ले ली, मतलब ऐसे कुछ बहाने कर करके ऐंठ लेंगे आपसे। कुछ अनेक उपाय हैं इनके पास में, सिक्योरिटी फीस फला फीस, कुछ ना कुछ पैसा निकलवा ही लेंगे आपसे। ठीक है। तो ये है इनके पास में, क्योंकि व्यापारी है भाई, इनको व्यापारी वर्ड यूज़ करना है अपन को। फिर अगला नेक्स्ट जो वो है सारी समस्याओं की जननी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर आपको आलेख लिखना हो तो इसमें बात करेंगे कि सारी, हाँ यहाँ शुरू करें। आज देश अनेकानेक, देखो अपन बात समझ में आ गई आपके। ऐसा एग्जाम लिखा था सारी समस्याओं की जननी जनसंख्या वृद्धि। इस पर आपका फीचर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि आज देश अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, बढ़ते अपराध, तनाव भरी जिंदगी, असुरक्षा आदि सारी समस्याओं का मूल कारण निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या। बिल्कुल, पॉपुलेशन बढ़ गई, अब खाने के दाने हैं नहीं, मेहनत किसी से होती नहीं है, जनसंख्या इतनी सारी बढ़ गई, सबको नौकरियां मिलती नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा उनके पास में है नहीं, काम रोजगार है नहीं, फिर वो भागते फिरते हैं, कुछ अपराधी संग में आ जाते हैं। चलते आप देखो कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। ठीक है। तो वो सब कारण है। विकास कार्यों में झोंकी जा रही धनराशि को जनसंख्या वृद्धि हालांकि खूब डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, लेकिन जनसंख्या दिनों दिन जब बढ़ती जाएगी तो वो काम निष्फल बना रही है, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही। विश्व का विशालतम जनतंत्र, पता है ना आपको, भारत है। भारत महाशक्ति बनने की राह पर आदि बातों पर
कुछ क्षण के लिए हम खुश भले होंगे, लेकिन 120 करोड़ से अधिक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने के सवाल पर हमारी दृढ़ अर्थव्यवस्था और विशाल प्रशासन तंत्र बगले जागने लगता है। मतलब इधर उधर देखने लग जाता है कि अब करें तो क्या करें। विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट और अच्छी इकोनॉमी हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई का खेल हो जाएगा। जितना मार्केट को चाहिए फिर कहाँ से लाओगे सप्लाई, ठीक है, वो हो जाएगी, दिक्कत होगी। अब दूसरी बात, अभी कंटिन्यू लिखेंगे उसी में, भ्रष्टाचार ऊपर से और हो गया। भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, निष्पक्ष चुनाव में भी हेरा फेरी लगती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं लगते, कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो सही नहीं हुआ, ठीक है, हमारी चिंताओं के केंद्र में है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर तो अब चर्चा भी नहीं होती, जनसंख्या वृद्धि पर कोई बोल नहीं रहा, अब तो भ्रष्टाचार, सरकारें बनाने में फलां वही वो काम चल रहा है। हम जानबूझकर इस विकट समस्या से आंखें चुरा रहे हैं, या हमने इसका हाल असंभव मानकर इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है, या फिर हम इस ज्वालामुखी के विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो काफ़ी वर्ड ऐसे जो हमें एंटरटेन भी कर रहे हैं। इस महासमस्या का हल समय रहते नहीं किया गया तो हमारे महान भारत के सपने जो है चूर चूर हो सकते हैं। बहुत तगड़ी लैंग्वेज है, ठीक है, अच्छे से लिखना। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट है मेरे शहर में प्रदूषण। फीचर अच्छा है कि वैसे तो शहर या गांव सभी जगह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मतलब बड़ी अच्छी लैंग्वेज है कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ शहरों में ही प्रदूषण है, वैसे तो गाँव में ही बढ़ रहा है। शहर और गाँव सभी जगह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन विशेष कारणों से शहरों में प्रदूषण की स्थिति निरंतर चिंताजनक है, लेकिन सिटी में थोड़ा ज़्यादा है। मेरा शहर मध्यम कोटि का है, मतलब ठीक ठाक है, कोई बड़ा वो नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। शहर किसी योजना या व्यवस्था के अनुसार नहीं बसाया गया है, मनमाने ढंग से इसका विस्तार होता गया। इस कारण शहर में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली समस्याएं बनी हुई है। भाई जैसे कैसे कि शहर को बड़े ढंग से बसाया जाता है कि कल को पानी ज़्यादा हो जाएगा तो घरों से निकलने वाली नालियाँ कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, और नालियाँ ऊपर से बंद भी होनी चाहिए, थोड़ी वो ढलान वाली भी होनी चाहिए, कैसे कैसे पूरी व्यवस्थित तरीके से शहर को बसाया जाता है। लेकिन ऐसे ही जो चाहे मर्जी बिल्डिंगें बना दी, लोग आके रहने लगे, प्लॉटिंग हो गई, तो फिर वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये समस्या, प्रदूषण फैलने के लिए वाहनों की भरमार, कुछ छोटे उद्योगों शहर के बीच में होना, दोनों का धुआं और गंध नागरिकों सांसों का जहर उधेलता जा रहा है। बदहाल सड़कों से उड़ती धूल, बेतरतीब नालियों में सड़ती गंदगी, सड़क किनारे जगह जगह जमा कूड़े के ढेर प्रदूषण की सौगात बिना भेदभाव बांटते रहते हैं। शहर से लगी मलिन बस्तियों में अच्छी खासी संख्या निर्धन परिवारों की है, गरीबों की है। शौचालय के अभाव में इनको खुले में शौच करने जाना पड़ता है, फलस्वरूप गंदगी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पानी प्राय खारा है, ठीक है, मतलब सोल्टी है। नालियों का पानी शहर से बाहर एक पोखरनुमा गड्ढे में जमा होता रहता है। इस विकट प्रदूषण ने शहर के डॉक्टरों को काफ़ी लाभ पहुंचाया है। अब यहाँ आपने एंटरटेन करवा दिया कि डॉक्टरों को लाभ पहुंचाया। जितने ज़्यादा मरीज बनेंगे कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल, तो डॉक्टरों को काफ़ी बेनिफिट, मतलब हर जगह मनोरंजन करवा रहे हैं आप। ये है फीचर, लाभ पहुंचाया। उनके क्लिनिकों पर रोगियों की संख्या सदा अच्छी खासी बनी रहती है, ठीक है। संक्षेप में मेरे शहर ने प्रदूषण की हर किस्म को उदारता से अपनी सीमाओं में शरण दे रखी है। संसाधनों की कमी से एसआई नगरपालिका ने भी शायद इस प्रदूषण को शहर की नियति मान ली है। नगरपालिका भी कह रही है नहीं साहब, बसाया ऐसा गया, हम क्या करें, ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वो रेल दुर्घटना, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि ये 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है। तो देखो, रेलगाड़ी जब से बनी है तब से निरंतर उन्नति की राह पर है। भारत में रेलगाड़ी यातायात का सुलभ तथा उत्तम साधन है। हालांकि सबसे ज़्यादा अच्छा सफ़र किसको माना जाता है, रेलगाड़ी को। ये सुरक्षित सफ़र है, रेलगाड़ी सबसे सुरक्षित सफ़र है। एरोप्लेन भी सुरक्षित नहीं है और सड़क भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन ट्रेन सुरक्षित सफ़र माना जाता है, सबसे सुरक्षित, ठीक है। लेकिन इसमें भी कभी कभी दिक्कतें हो ही जाती है। आज रेलगाड़ी डीजल और बिजली के इंजनों से चलाई जाती है। इनकी गति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो गई है, ठीक है। रेल दुर्घटना भारतीय रेल व्यवस्था का कलंक है। अगर अब भी, क्योंकि रेल में एक्सीडेंट होता नहीं है, अलग अलग पटरियाँ होती है, टाइम टेबल होता है, इधर से ट्रेन जाएगी, दूर से जब आएगी, क्रॉसिंग हो रही तो रुक जाती है, पूरा सिस्टम होता है। फिर भी अगर होता है तो कलंक है वो रेल व्यवस्था पर, ठीक है। रेल दुर्घटना में अनेक निर्दोष यात्री मारे जाते हैं अथवा घायल होकर अपंग हो जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है भाई। रेल दुर्घटना में रेलगाड़ी चलाने वाले चालक का दोष अधिक होता है। इसमें रेलवे के कंट्रोलर से संबंधित कर्मचारी भी दोषी होते हैं। कुछ चालक मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं। रेल दुर्घटना होने पर रेल विभाग का कुछ मुआवजा देकर अन्य करते हुए इतिश्री समझ ले। इतिश्री का मतलब ठीक है बस हो गया, कुछ दे देते हैं, इतिश्री हो गया, बस अपना काम हो गया। अरे यार तुम्हारे 5-4 लाख या 1-2 लाख से क्या इसकी ज़िंदगी कट जाएगी क्या? लेकिन आपने उसकी अपंग हो गया वो, उसका क्या करोगे आप? ज़िंदगी दे दोगे उसके? नहीं। या फिर कोई मौत मर गया तो उसको ज़िंदगी कहाँ से लाओगे आप?
पैसे से थोड़ी कि इंसान की ज़िंदगी खरीदी जाती है। तो ये चीज़ है। रेल दुर्घटना न हो इसके लिए रेल मंत्रालय का विभाग बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है। विदेशों में रेलगाड़ियों की गति भारतीय रेलों से बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तब भी वहाँ दुर्घटनाएं बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। अभी कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ रायबरेली, एक एग्जाम्पल डाल सकते हो, लखनऊ रायबरेली रूट पर भयानक दुर्घटना हो चुकी है। इसमें इंजन के पीछे वाली बोगी पूरी तरह, जो डिब्बे होते हैं ना, डिब्बों को बोगी बोलते हैं, बोगी पूरी तरह टूट गई थी और सैकड़ों यात्री बोगी के अंदर ही कुचले गए थे। अब दिल्ली आगरा के मध्य 160 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाने की योजना है। अब सोच सकते हो प्लानिंग हो रही है क्या कि हम 160 किलोमीटर पर किलोमीटर गाड़ी और चलाएंगे, जबकि तुमसे अभी 50-60 की स्पीड वाले तो संभल नहीं रही। ठीक है, तो योजना है। तो गति बढ़ाने में विदेशों से प्रेरणा लेना तो ठीक है, हाँ विदेशों की नकल तो करे हो तो ठीक है, लेकिन रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लिखो, मस्त हो गया आपका, मस्त शानदार। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, हाँ ये तो हर कोई, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा या खाऊंगी, बर्गर खाऊंगा, फला खाऊंगा, ये जंक फूड है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। अपना जो खाना है वो अपना खाना ही है, सब मिलावटी है, भयंकर मिलावटी है, सब में केमिकल है, भाई हिसाब केमिकल है। हर कोई बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने आपको स्टार्ट 10th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, वो तो जहर है सीधा। ज़िंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए। अगर कभी मजबूरी में ठीक है कोई, वो चलो आपका हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही बेकार। कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना यार। ये शराब लोग पीते हैं, क्या ज़रूरी है क्या शराब पीने? क्या मिलता है शराब, बताओ? कोई मतलब ही नहीं है। अपने क्यों ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो यार? ये सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शर्म ही नहीं आती? क्या करोगे भाई उससे पी के? हो क्या गया? फूंक मार ली, फेंक उसको बाहर फेंक दी, होता क्या है इससे? कुछ नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, दिन कम कट रहे हैं। अब होता है कि आजकल की जनरेशन में, खासतौर से अभी वाली जो पीढ़ी है 12th पास में या जो नए नए कॉलेज में जाते हैं, वो एक जोश होता है, वो थड़ी पे बैठना, वो जो दूसरे वो आवारा जो छोरे होते हैं वो पीते हैं, उनको देख के वो पीते हैं, बस वो फिर स्टाइलें करते हैं। उसमें हो क्या जाएगा? क्या मिलेगा उसमें, बताओ? ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तुम्हारे अंदर के जो पुर्जे हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, फिर करोगे तो कोई भी एक थप्पड़ मारेगा तो हवा में उड़ जाओ, घूमोगे उस धुएँ की तरह। ऐसे आप मजबूत रहो, अच्छा खाओ पियो। अरे तुम, अगर वो सिगरेट 10-20 रुपये की आती होगी, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है, अगर वो 20 रुपये की सिगरेट अगर आती है, 10 रुपये की आती है, तो मेरा मानना है कि आधा किलो केला लेके खा लो ना यार, 10 रुपये का, तो मजबूत तो बनोगे, ताकत रहेगी, शरीर शानदार चमकेगा। उसमें है क्या धुएँ में? कोई भी ऐसे हो जाओगे एकदम, फिर वो मैंने कहा ना भी, एक थप्पड़ मार के उड़ा देगा। तो ये चीज़ें, मजबूत रहो। तो ये सब गंदी चीज़ें होती है। तो जंक फूड भी ऐसा ही मामला है, ये भी एक तरीके से नकल है। अपने आप को पिज़्ज़ा बर्गर खा के कुछ अलग ही फील करवाते हैं, पता नहीं क्या ही खा लिया। तो मनुष्य को संसार में जीने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में उसका जीवन प्रकृति के अनुकूल था, किंतु आज का सभ्य मनुष्य प्रकृति विरुद्ध जीवन जीता है। ठीक है, आवश्यकताओं की वृद्धि होने के कारण वह दिन रात धन कमाने में व्यस्त है, क्योंकि आवश्यकताएं वृद्धि हो गई कि यार उसके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने वहाँ जाते हैं, मैकडी जाते हैं, तो इसको भी पिज़्ज़ा बर्गर मुझे भी खाना है, या फिर उनको भी खिलाना, तो पैसा कमाना पड़ेगा क्योंकि महंगे आते हैं। तो फिर वो धन कमाने में बिजी है, भूल गया परिवार को ही, भूल गया, सब कुछ भूल गया। इस प्रकार उसका जीवन भी मशीनी हो गया। खाने पीने सोने की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। कहाँ पता नहीं, कभी सो रहा है, कभी उठ रहा है, कोई क्या खा रहा है, कुछ पी रहा है, बाहर ही कुछ मिलता है जो खा लिया, बस काम चल रहा है। पहले वे घर पर बना सादा किंतु स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करता था। बिल्कुल सिंपल, दाल रोटी खा ली, दही दूध छाछ ये खा लिया, घी देसी घी खा लिया, मतलब अच्छा खाना है यार, ऐसा मिलता कहाँ है। वह भोजन ताज़ा और प्रकृति के तत्वों से भरपूर होता था। घर में सब्जियां बोली, आराम से खा लो उसको। आज उसके पास घर में पकाकर और बैठकर खाना खाने का वक्त ही नहीं है। मार्केट में कुछ खा लेता है, एक कचौड़ी खा ली, हाँ चलते रहो। वह बाजार में मिलने वाले या होटलों में परोसे जाने वाले चटपटे खाने का शौकीन हो गया है। उसे कंपनियों द्वारा उत्पीड़ित रसायनों, सुरक्षित डिब्बाबंद, रसायन का मतलब केमिकल्स और सुरक्षित डिब्बाबंद भोजन खाकर संतोष करना पड़ता है। पैकिंग है, पता नहीं कब की पैकिंग है, फ्रिज में रख देते हैं या ओवन में वापस गर्म करके दे देते हैं। इसी को जंक फूड कहते हैं। कंपनियां इसका उत्पादन कर खूब मुनाफा कमाती है, परंतु उपभोक्ता का स्वास्थ्य इससे नष्ट हो जाता है। विज्ञापनों के बल पर जंक फूड की घुसपैठ घरों में। अब विज्ञापन इतना अच्छे दिखाएंगे, मतलब लार टपकती है दिखाते हैं जब कि वो क्या मस्त बनाया है, लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सब दिखावटी है। नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश। मैंने भी आपको कच्चे तेल वाली बात बताई ना, पेट्रोल डीजल भयंकर तेल, कच्चा तेल है, इसकी रेटें देखो। तो विकासशील देश वे हैं जो विकास की प्रक्रिया में हैं। विकास प्रक्रिया बहुत खर्चीली है और इन देशों के पास पर्याप्त धन नहीं है। वाहन तथा अनेक मशीनें पेट्रोल डीजल आदि से चलती है, पता है आप सबको। इसके लिए इनके लिए कच्चा तेल, इनके लिए तेल है वो रिपीट हो गया है, कच्चा तेल उत्पादक बाहरी देशों से खरीदना पड़ता है।
कच्चा तेल, हाँ सही है, सही था, कच्चा तेल है, उसके बाद में कच्चा तेल हो जाएगा, वो तेल उत्पादक बाहरी देशों से खरीदना पड़ता है। तेल की कीमत निरंतर बढ़ती है और विकासशील देशों का विकास का बजट भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, विकास के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण इन देशों को अपनी योजनाओं में कटौती करनी पड़ती है। फिर योजनाओं में कटौती होगी। ठीक है, परिणाम ये होता है कि विकास का कार्य पिछड़ जाता है तथा इन देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता। डेवलपमेंट नहीं होगा, पॉलिसी या नीति अच्छी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो तेल की बढ़ती कीमतों से विकसित देश भी प्रभावित होते हैं, किंतु अनेक संसाधन इस झटके को झेलने की सामर्थ्य रखते हैं। कुछ देश तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन खूब सारे ऐसे कंट्री है जो इस मार को नहीं झेल, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। डीजल पेट्रोल बिना गाड़ियाँ नहीं चलेगी, गाड़ियाँ चलना ज़रूरी भी है। फिर क्या होगा, सरकार को देना पड़ता है पैसा, कुछ अगर फिक्स भी करेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ पैसा वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, तो फिर योजनाएं पॉलिसियाँ कम हो जाएगी, तो डेवलपमेंट में कमी आ जाएगी। ये है। फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी राजनीति होती है। ये काफ़ी विवादित मुद्दा है। ये 2-3 अलग तरह के बोर्ड जो भी हैं, CBSE में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं ना, इसमें भी राजनीति है। सरकारें बदल जाती है ना, जैसे कोई पिछली सरकार में कोई आदमी रहा हो, अगर उसने किसी कांग्रेस सरकार में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ लिया हो, लेकिन व्यक्ति बहुत बड़े थे, तो उसको फिर और सरकार आने वाले टाइम में सरकार चेंज हो गई, तो फिर उसको उस टाइम पर वो जैसे मरणोपरांत देते हैं वो नहीं मिलता, वो वापस कोई सरकार नहीं आती वो देते हैं, बच्चा वो उस टाइम पर देते नहीं है, याद भूल जाते हैं, जानबूझ के बुलाते हैं। हर तरह की राजनीति, ध्यान से समझना। ये कहने का मतलब ये है कि खेलकूद, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। स्टार्टिंग ऐसी करो, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखो, जैसे कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न आदि ऐसे पुरस्कार हैं, ऐसे पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों को देने का उद्देश्य लोगों को सम्मानित करने के साथ ही दूसरों को प्रोत्साहित भी करना भी होता है। भाई जैसे किसी को भी इनमें से पुरस्कार मिलता है तो अपन को भी लगता है यार वाकई बहुत अच्छा काम किया था, अपन को भी कुछ करना चाहिए, अपन को भी ये मिलेगा, एक प्रोत्साहित करता है ना अपन को। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, आप सबको पता है, हमारा भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। विगत वर्षों का इतिहास बताता है कि पुरस्कारों में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। सरकारें आती है, उस अकॉर्डिंग दिए जाते हैं अपने अपने लोगों को। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करने वाले महान पुरुष इन पुरस्कारों से वंचित रह गए हैं और अपनी राजनीतिक पहुंच के बल पर कुछ इनको पाकर गौरवान्वित हो चुके हैं, मतलब बिना कुछ कम काम करे ही ले चुके हैं, अगर उनकी अप्रोच सरकार तक है तो। उपेक्षा झेलने वालों को सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी आदि अनेक नाम हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जिनको कोई खास पुरस्कार नहीं मिला, जबकि काम बहुत बड़े थे। ठीक है, अभी अभी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, किंतु हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आज तक कोई याद नहीं कर रहा। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, आज तक कोई इतना नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया। ये सब पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल का मतलब हर खेल बराबर है, अलग तरह से नहीं देखना चाहिए। तो ये राजनीति भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर राष्ट्र विकास में काले धन का उपयोग, अभी बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा सरकार जब आई, कि हम भारत में काले धन को लाएंगे, अगर काला धन पूरा हमारे भारत में आ जाता है तो हर बंदे को 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये सब बातें सुनी होगी आपने। वही है कि जो धन, काला धन का मतलब है जो यहाँ से क्या करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ तो हमारा टैक्स लगता है गवर्नमेंट का फिक्स, आपको पता है, अभी नहीं जानते होंगे, एक टैक्स का दायरा होता है कि उतना 5 लाख से ऊपर करोगे 10%, इससे ऊपर 30%, हर तरह का टैक्स लगता है अपने यहाँ पर अकाउंट में पैसा जमा कराने पर। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ के जो चोर हैं, करप्ट लोग हैं, वो यहाँ अपना पैसा स्विच बैंकों में डाल, स्विस बैंक के जो विदेशी स्विस वगैरह उस बैंकों में, वहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो वहाँ के बैंक में जमा कराते हैं यहाँ का पैसा। फिर जरूरत पड़ती है तो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उस पैसे को वापस ले लेते हैं। ये काला धन है, यहाँ से ले जाया गया। ठीक है, तो जो धन अवैध उपायों से प्राप्त किया गया है और जिस पर आवश्यक कर नहीं चुकाया गया हो। खूब सारा ऐसा भी है जो अभी यहाँ पर खूब पैसा 2 नंबर में रखते हैं, वो बैंक में जमा नहीं कराते, घर में दबा कर रख लेते हैं, कहीं और कहीं दबा कर रख लेते हैं उस पर, ताकि टैक्स ना लगे, क्योंकि बैंक में जमा कराने पर सरकारी नज़र में आ जाएगा वो पैसा, तो फिर उतने पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए यह क्या करते हैं कि अवैध उपायों से प्राप्त करते हैं और जिस पर आवश्यक जो टैक्स है वो नहीं चुकाते। तो ऐसा अघोषित मतलब जिसको छुपा के रखा हो, घोषित नहीं किया गया हो, वो धन काला धन कहा जाता है। ऐसे अपराधी को करचोर काफ़ी समय से ऐसे अपराधी को करचोर काफ़ी समय से ऐसे धन को उन देशों में जमा करते रहे जिन्हें टैक्स, अच्छा ये लिख देना भाई, करचोर कहते हैं, करचोर कहते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, काफ़ी समय से ऐसे धन को उन देशों में जमा करते रहे हैं जिन्हें टैक्स हेवन या कर चोरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये जो हो गया। आजकल काले धन को लेकर काफ़ी चर्चा और आंदोलन चल रहे हैं। बाबा रामदेव ने से तो जोर शोर से काले धन को देश में वापस लाने का अभियान चला रखा है। रामदेव उसे लाखों करोड़ रुपए बताते हैं, अन्य लोग इसे हज़ारों करोड़ बताते हैं। बाबा रामदेव के आज आकलन के अनुसार काले धन को वापस लाने से देश की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। देश हर दृष्टि से विकसित और विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। काला धन तो देश में भी कम नहीं है, लेकिन उसे विकास में लगाने के लिए उसी सरकारी मशीनरी को ही लगाना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, पैसा आ भी गया कि इतना काला पैसा आ गया, तो लगाएंगे कौन? सरकार तो खुद करप्ट है। तो मामला वही घूमना है, रोटेशन वही है। जिसने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान की रचना की रखी है, देखो क्या वर्ड हंसी आएगी आपको कि जिसने भ्रष्टाचार में कीर्तिमानों की रचना कर रखी है सरकार ने, ये है एंटरटेनमेंट। मतलब ऐसा मज़ा आना चाहिए, मनोरंजन साथ में होना चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि सफ़ेद बनाया गया सारा काला धन विकास में ही लगेगा? क्या गारंटी है? क्योंकि सरकार के मंत्री खुद भ्रष्ट है, खूब पे आरोप लगता है। उससे भ्रष्ट पाचन तंत्रों में हजम होने से कैसे बचाया जा सकेगा? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके ही काला धन राष्ट्र विकास में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये मतलब क्या है भाई, सरकार कैसे करप्ट पता चलेगा कि कोई एमएलए जब चुनाव लड़ता है उसके पास में एक छोटी सी गाड़ी सिंपल सा घर होता है, लेकिन जब वो जीत के जाता है बहुत कुछ दिनों में बहुत बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? तेरी सैलरी तो नहीं इतनी, कहाँ से आया पैसा? वो सब बातें। ठीक है, फिर अपन बात करें भ्रष्टाचार देशद्रोह का पर्याय। आधुनिक युग को यदि भ्रष्टाचार का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको अभी अपन भ्रष्टाचार का युग कहते हैं। तो कोई आए दिन भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, सरकार है उनकी। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, करोड़ों रुपए की कर चोरी, आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों से संपर्क रखने वाले लोगों को लक्ष्य कर भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले ऐसे भ्रष्टाचार को देशद्रोह का अपराध मान लेना चाहिए। ठीक है, देशद्रोह के बाद वो जेल से कभी जिंदगी में नहीं छूटता। उसको ऐसा मान लो कि जो टैक्स चोरी करता है या जो भ्रष्टाचार करता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है उसको देशद्रोह का अपराध मान लेना चाहिए। हालांकि माना नहीं गया है, मान लेना चाहिए। उसके बाद में उसको फिर तैयार हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी रेडी हो जाएगी, फिर वो जेल में सड़ेगा तो अपने आप कुछ सुधार होगा। और ऐसे व्यक्ति पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार सरकारी पद पर रहकर गलत तरीके से धनार्जन कर उसे गुपचुप रूप से विदेशी बैंकों में जमा करना भी देशद्रोह का अपराध है, वो भी अपराध है। वर्तमान में भ्रष्टाचार देश के हितों को हानि पहुंचा रहा है, इस कारण ये देशद्रोह का जघन्य अपराध है। सामान्य जनता भी भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, इसलिए भ्रष्टाचार पर दंडात्मक प्रावधान हो, भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही मानकर दंडित किया जावे, ये सब होना चाहिए। तो जितने भी अपन ने 8-10 ये फीचर मैंने लिख के दिए हैं, इनकी अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो खास बातें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके रेडी करना है, संडे अच्छा यूज करो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो ये था फीचर लेकिन ओवरऑल एक ही क्लास में कंप्लीट। ओके।